आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी ने आज ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, जिसके बाद चल रहे विशेष गहन संशोधन के तहत 92 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। हैदराबाद में वोटरों को सबसे ज्यादा नोटिस जारी किए जाने की संभावना है। ये नोटिस उन 32 लाख अनमैप्ड वोटरों और 60 लाख वोटरों को जारी किए जाएंगे जिनकी जानकारी में गड़बड़ियां हैं। ये नोटिस बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO के जरिए पहुंचाए जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री सदन में आए तक नहीं और न ही छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कोई जवाब दिया। वे इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी का जिक्र जरूर करेंगे। एक तो बात मैं बता दूं, गृह मंत्री हाउस में तो नहीं आए, बच्चों का जवाब नहीं दिया आज तक। जिसने बंदूक उठा के बच्चों पे पैलेट्स मार दिए उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। सोनिया गांधी पे जिक्र करेंगे। ये डाइवर्शनरी नहीं है तो और क्या है? क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी ये नया भक्त बन गए वंदे मातरम की। RSS हेडक्वार्टर्स में कितने साल हो गए कि नेशनल फ्लैग तक कभी उड़ाए नहीं, तिरंगा कभी उड़ा नहीं वहां। वो ओथ लेते हैं, अपने अपनी ओथ देश के हित में और संविधान के हित में नहीं लेते हैं, और उल्टा फिर हमें ये भी बता रहे हैं। ये बहाना ढूंढे किसी ना किसी बात पर गांधी परिवार को ठोको, बस इसके अलावा इनके पास और कुछ है भी नहीं। आज सुबह हैदराबाद के जिले लागूडा में एक ऑटो रिक्शा में आग लग गई। शक है कि इसकी वजह पारिवारिक झगड़ा है। यह घटना मीरपेट पुलिस स्टेशन के इलाके में DNR कॉलोनी में हुई। आग लगने का पता चलने पर मालिक ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग बुझा दी। अपनी शिकायत में ऑटो रिक्शा मालिक ने अपने दामाद पर गाड़ी में आग लगाने का शक जताया। शिकायत के आधार पर मीरपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही सियासत.com से बात करते हुए मीरपेट पुलिस ने बताया कि यह घटना करीब 3 बजे हुई है और आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 326 सब क्लॉज F के तहत शरारत और नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी सांसद और OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आंसू बहाते हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में ही OBC समुदाय के उत्थान के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। PM मोदी, जो खुद एक अत्यंत पिछड़े समुदाय से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कलेक्टर कमीशन हो चाहे मंडल कमीशन हो, सख्त विरोध किया और आरक्षण के विरोध में कांग्रेस खड़ा हुआ। आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना मुख्यमंत्री आंसू बह रहे। मोदी जी के नेतृत्व में ही OBC समाज का जो उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देना नहीं, 27 OBC समाज के नेताओं को मंत्रिमंडल में, केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार बनाया। और अन्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, मोदी जी ने जो योजना बनाया है ये OBC समाज के हित के लिए। आज अति पिछड़ा समाज से आए मोदी जी ने आज देश के प्रधानमंत्री बना, इसीलिए पूरे OBC समाज का दिल जीता आदमी जो है तो वो मोदी जी है। नेहरू जी ने खारिज किया OBC का आरक्षण को, और इंदिरा गांधी मंडल कमीशन का वो ठंडे बस्ती में फेंक दिया, और राजीव गांधी तो सख्त विरोध किया सदन में जब VP सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर मंडल कमीशन सिफारिश लागू करने के लिए। इस तरह ये जो दोहराई नीति अपनाने वाले कांग्रेस पार्टी OBC का विरोधी है, हमेशा OBC को धोखा दिए है। इसलिए आज मोदी जी आने के बाद ये 12 साल के अंदर देश भर में OBC के लिए जो काम किया जा रहा है, OBC समाज पूरा उनके साथ रहने के बजाय आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को लेकर BRS के विरोध पर तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना सरकार की कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत दी जाने वाली 1,16,000 रुपए की आर्थिक मदद को लेकर कुछ लोग कोर्ट में गए थे, जिसके बाद इस पर रोक का आदेश आ गया। TRS के सदस्य इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक फायदेमंद स्कीम है जो नए शादीशुदा जोड़ों को आर्थिक मदद देती है और इसलिए हम इससे जारी। तेलंगाना सरकार में
जो शादी करे तो 116,000 देने का जो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक है, उसमें थोड़े लोग कोर्ट को गए, उसमें स्टे मिला, उसको लेके टीआरएस के लोग धरना करें। ये ऐसा स्कीम नहीं है जो टीआरएस के लोग वो सरकार में खोले, हम इसका खिलाफ है तो हम कभी का बंद कर देते। ये अच्छा स्कीम है, जो नया शादी हुआ उनको लिए थोड़ा मदद मिलेगा, तो हम इसको स्कीम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने में कोई कोर्ट में जाने से, उसको स्टे मिलने से बहुत राक्षस आनंद लेने के लिए धरना कर रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से सब लोगों को वादा देना चाहता हूं और उनको उम्मीद दिलाना चाहता हूं, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक किधर भी नहीं जाएगा। कोर्ट में हम लड़ेंगे, इंसाफ लेंगे और स्कीम को अमल करेंगे। आने वाला दिन में कोई भी शादी करे उनको कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का मदद, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसमें कोई किसी का चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें टीआरएस पार्टी के लोग राजनीति करने की कोशिश करके आज हर असेंबली में धरना कर रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, स्टे के ऊपर आप धरना करें तो आज ही शाम में स्टे निकल गए तो आप क्या जवाब देंगे जनता को, ये बताओ। हम आपका स्कीम बोल के हम कभी नहीं हटाए, हम कोई पॉलिटिकल व्यू से इसको नहीं देख रहे, फिर भी आप इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते तो आपको कितना प्यार है बीसीसी SC ST के ऊपर, ये जानते हैं हम लोग। हैदराबाद में 16 अगस्त की रात को बालापुर थाना इलाके के बिस्मिल्ला कॉलोनी शाहीन नगर में एक 21 साल की महिला की उसके लिव इन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। वही मरने वाली महिला की पहचान रेहाना के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी की पहचान मोहम्मद सलाम के तौर पर हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि दोनों बिहार के रहने वाले थे और लगभग 1 साल से कॉलोनी में साथ रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि कपल के बीच किसी निजी मामले को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान सलाम ने कथित तौर पर रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया और घर पर ही उसकी हत्या कर दी। घटना के बारे में शुरुआती जानकारी में कहा गया है कि रेहाना हाल ही में सलाम पर शादी करने का दबाव बना रही थी। हालांकि आधिकारिक पुलिस बयान या अदालती दस्तावेज से इस बात की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। उपलब्ध रिपोर्ट में हत्या की वजह झगड़े को बताया गया है, लेकिन कोई पक्का मकसद सामने अभी नहीं आया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर के HSR लेआउट में मुख्य सड़क पर पैदल जा रही एक युवती को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवती उछलकर कार के बोनेट पर जा गिरी। ये पूरी घटना कार में लगे डैश कैमरे में कैद हो गई। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त रोड पर रात के समय एक कार तेजी से आ रही थी और सड़क पर पूरी तरह से लाइट का भी अभाव था। इसी दौरान 2 युवतियां भी रोड किनारे चल रही थी कि अचानक से कार युवती को टक्कर मार देती है और एक युवती कार पर ही गिर जाती है। हालांकि वीडियो के मुताबिक कार चालक ने उसी वक्त मौके पर ही कार रोक दी थी। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला 21 जुलाई को बताया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कार ड्राइवर महिला को अस्पताल ले जाया गया और उसने ये भी दावा किया है कि किसी और ने टक्कर मारी है, जबकि उसने खुद इसकी जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी। आरएसएस पर कर्नाटक के मंत्री यतीन्द्र सिद्धरामैया की टिप्पणी पर बीजेपी MLC N रवि कुमार ने कहा, मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि आरएसएस का मकसद क्या है। निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। यह संगठन निस्वार्थ भावनाओं से प्रेरित है, एक ऐसा संगठन जो पूरे देश की बेहतरी और उत्थान के लिए काम करता है। आरएसएस को जातिवादी कहना या उसकी तुलना सांप से करना गलत है। एक मंत्री यतीन्द्र सिद्धरामैया, उन्होंने आरएसएस को पॉइजनस स्नेक को कंपेयर किया है। देखिए, आरएसएस का मतलब होता है, एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। ऐसे निस्वार्थ भावनाओं से भरे हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। पूरा देश को भला देने के लिए, पूरा देश को अच्छा होने के लिए काम करने वाला एक निस्वार्थ संगठन आरएसएस है। उसके बारे में आरएसएस एक जातिवाद है, आरएसएस एक सांप है, ऐसे बात करना ये ठीक नहीं है। ये एक्स चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के बेटा होने के बाद भी और आरएसएस के बारे में जानना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जानना चाहिए। ऐसे आरएसएस के बारे में स्नेक को, सांप को कंपेयर करना ये ठीक नहीं है।
ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको मैं खंडन करता हूं। ऐसे बात करना, एक मंत्री होकर ऐसे बात करना डेफिनेटली ये ठीक नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाए जाने को लेकर हुए विवाद पर कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा, पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाना चाहिए। साथ ही वंदे मातरम गाए जाने को लेकर सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई थी और जोर दिया था कि वे इसे पूरा नहीं गाया जाना चाहिए। वंदे मातरम अभी पूरा गाना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि वंदे मातरम गाने के समय उनकी कचेरी में पूरे नहीं गाना, छोड़ दो ऐसे उसको विरोध किया श्रीमती सोनिया गांधी ने। इसको गाने के समय हम सावधान से करना चाहिए, ये नहीं। राहुल गांधी भी वैसे ही किया, खड़गे जी भी वैसे ही किया। ये विदेशी महिला को से ये कानून तोड़ने का कोई नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उसको पहले ही पता रहेंगे, क्योंकि वो ये देश की नहीं है। वंदे मातरम गाने को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की शिकायत पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है और अगर इन्हें शिकायत दर्ज कराने का इतना ही शौक है तो उन्हें बांसुरी स्वराज के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जो सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो के मुताबिक बाहर चली गई थी। और चाहे बीजेपी हो, मोर्चा हो, एबीवीपी हो या आरएसएस, हमें उनसे राष्ट्रवाद या राष्ट्र विरोधी होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए कुछ नहीं किया। उनके राजनीतिक गुरुओं ने 52 साल तक झंडा भी तो नहीं फहराया। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में तमिलनाडु के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से सियासत गर्मा गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे नरसंहार करार दिया। उन्होंने घटना को अस्वीकार्य बताते हुए निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक यह घटना 15 अगस्त की सुबह की बताई जा रही है। कर्नाटक वन विभाग के कर्मचारियों ने शिकारी होने के संदेह में 3 लोगों को गोली मार दी। मृतकों की पहचान एथन्नी सामी, जॉन रोज पीटर और कुमार के रूप में हुई है। ये तीनों चामराजनगर जिले के हनोर तालुक के गांव में रहते थे। घटना सामने आने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने इस घटना की कड़ी निंदा की और तीनों की हत्या को नरसंहार बताते हुए इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की। वही मुख्यमंत्री ने कर्नाटक अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इस घटना के संबंध में कर्नाटक वन विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य बताया। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वी द लीडर मूवमेंट के संस्थापक के अन्नामलाई ने थलपति विजय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार से कुछ मंत्रियों पर सरकारी टेंडरों में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। अन्नामलाई ने हाल ही में किसी मंत्री का नाम नहीं लिया। एक बैठक को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि राज्य सरकार की यह दावा करने के बावजूद कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है, राजस्थान में भ्रष्टाचार फिर से सिर उठाने लगा है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर करीब से नजर रखनी चाहिए। अन्नामलाई के मुताबिक कुछ मंत्रियों ने हाल ही में ठेकों में कट मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें कथित तौर पर कमीशन की मांग की गई है। नेता ने कहा कि भुगतान मांगने वाले लोग यह कहकर अपनी मांग को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान पैसा खर्च किया था। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि यह सब बीजेपी का नैरेटिव है। कांग्रेस ने ही वंदे मातरम को आज की पहचान दिलाई है। जब 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गाया गया था, तब कांग्रेस के अध्यक्ष एक मुस्लिम थे। भारतीय जनता पार्टी की नैरेटिव है, ऐसा नहीं हुआ है। ये देश में वंदे मातरम को मान्यता कांग्रेस पार्टी ने दी है। 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे मिस्टर सयानी, एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये इतिहास पढ़ना चाहिए अमित शाह जी ने।
वंदे मातरम को संवैधानिक मान्यता देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और 1947 में जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो रात को 12 बजे संसद भवन में पहली बार वंदे मातरम का गान पंडित नेहरू के भाषण के पहले किया, वो सुचेता कृपलानी जी। क्या मालूम है हमेशा को इतिहास, उनका संबंध क्या है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, वंदे मातरम से, जनगण मन से कुछ संबंध है क्या? ये व्यापारी लोग हैं, शेयर मार्केट में जाकर काम करो। ये वंदे मातरम अगर आपके बस की बात नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।